आज मैं पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए मैंने अपने नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने अपने एग्ज़ाम्स की बहुत सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी, तब मैंने कोचिंग्स ली थी। कोचिंग्स में हमें नोट्स बनवाए गए थे, तो मैंने सर के बहुत सारे नोट्स जो है वो बना रखे हैं। तो आज मैं पॉलिटी के विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जैसे क्या है संविधान की व्याख्या। अब देखो, संविधान की व्याख्या जब हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं। पहला है दर्शन, फिर सरकार का गठन कैसे होता है, विविध, यानी कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों में नहीं आई, वो क्या होती हैं, विविध में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दर्शन में क्या क्या चीज़ें होती है। पहला तो होता है क्या कि दर्शन में क्या है, आदर्श। दर्शन क्या है, आदर्श है। क्या है, प्रस्तावना, स्पष्ट रूप से दर्शन है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार, इसमें क्या आते हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दर्शन में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आगे सरकार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। अब ये देखो यहाँ पे, अब देखो मेन क्या है, अब यहाँ पे बात आ गई कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है लाइन से। प्रस्तावना पढ़ना है, मौलिक अधिकार पढ़ना है, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, मूल कर्तव्य पढ़ने हैं, सरकार का गठन कैसे होता है, विविध में कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स में वो कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आगे आगे वीडियो में। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो मैं बताती जाऊँगी। देखिए मैंने जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, तो मैं उसी माध्यम से आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार क्या है, जो शासन चलाने का कार्य करते हैं। तो सरकार क्या करती है, शासन को नियमित रूप से चलाती है, या फिर सरकार मतलब शासन को चलाने का कार्य करती है। तो सरकार क्या है, ये अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए या फिर कोई भी कॉन्टेस्ट में पूछा जाए, जैसे नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं सरकार है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि शासन को जो चलाने का कार्य करती है वो क्या है, ये चलती है। देखिए सरकार, अब देखो सरकार आ गया। सरकार में क्या है, सरकार क्या होती है, अब आपको यही बताना है, मतलब ये आपको सीखना है कि कैसे सरकार का कार्य होता है, सरकार के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें देखो पहला क्या है, विधायिका, दूसरा क्या है, कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, 3 पार्ट में सरकार डिवाइड होती है, 3 तरीके से वो कार्य करती है सरकार में 3 चीज़ आती हैं, विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका आती है। तो विधायिका का कार्य क्या होता है कि वो कानून बनाने का कार्य करती है, और कार्यपालिका क्या करती है, उसी कानून को लागू करने का कार्य करती है। ये सरकार का ही एक अंग होते हैं, तीनों सरकार के ही अंग है। न्यायपालिका क्या है, विवादों का निपटारा करती है, और क्या करती है, न्याय देने का कार्य करती है। ठीक है, न्याय देने का कार्य भी कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है, न्यायपालिका करती है, सॉरी। यहाँ पे अब देखो कार्यपालिका में 2 प्रकार से और बांट दिया जाता है कार्यपालिका को। क्या है, न्याय राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है कि अस्थायी कार्यपालिका होती है। इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद होते हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक कार्यपालिका में क्या होता है, यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका होती है। यहाँ पे नौकरशाही जैसे डीएम वगैरह होते हैं, जिनकी स्थायी पोस्ट होती है। ठीक है, जब अगर वो रिज़ाइन देना चाहते हैं तभी उनकी रिज़ाइन होता है, या फिर वो से रिटायर होते हैं तभी जब होता है, इसलिए इनको स्थायी बोला गया। या स्थायी क्यों है, क्योंकि अगर वो ख़राब काम करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि इनकी पावर जो भी बड़ा लीडर होता है उसके अंडर में होता है। यहाँ पे देखो आगे का है। अब देखो सरकार का, जो मेरे पीछे काफ़ी टॉपिक्स बताते हैं कि सरकार वगैरह। अब देखो सरकार का गठन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कैसे गठन होता है। अब देखो पहले ये 3 ही थे सरकार के अंडर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो न्यायपालिका क्या होती है, वो एकल होती है। ठीक है, इसके अंदर मतलब एक ही होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक ही है। मतलब जैसे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो एक ही है, वो उन्हीं की सहमति से ज़्यादातर सारे केसेस, बड़े बड़े केसेस को निपटारा होता है, तो वो एकल है। यहाँ पे क्या है, विधायिका 2 होते हैं, संघ की विधायिका और प्रांत की विधायिका। यानी कि संघ की विधायिका अलग होती है और प्रांत की विधायिका अलग होती है। यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका भी 2 तरीके से होती है, संघ की कार्यपालिका और प्रांत की कार्यपालिका। ठीक है, अब देखो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब देखो संघ की कार्यपालिका में क्या है, संघ की कार्यपालिका संसद के 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद में 2 पार्टों में विभाजित होता है, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखो प्रांत की विधायिका में राज्य विधानमंडल आता है, और ये भी 2 पार्टों में विभाजित होता है, एक विधान परिषद और विधानसभा। देखो ये मैं बता रही हूँ आपको टॉपिक्स कि आपसे ना काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते। मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये भी कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित है, संघ की कार्यपालिका और प्रांत की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिमंडल, केंद्रीय सेवाएं। और देखो प्रांत की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, प्रांतीय सेवाएं। तो ये सारी चीज़ें प्रांत में आती हैं, है ना। और ये संघ की कार्यपालिका। अब देखो यहाँ पे टॉपिक्स, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब आपसे पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से वो होते हैं, तो आपको ना 3 क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि गलत बताइए कि संघ की कार्यपालिका में कौन सा ये एक नहीं आता है, या फिर कौन से
सेवाएं नहीं होती हैं, तो कौन से मतलब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 3 दे दिए ये वाले, राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद, पर एक इधर से दे दिया, कौन सा, मुख्यमंत्री भी रख दिया, तो आपको गलत टिक करना था। यहाँ पे मुख्यमंत्री गलत था, ये क्या है, प्रांत की कार्यपालिका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे भी बना सकता है, अगर आपको पता होगा कि कैसे कैसे कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित होती है, कैसे विधायिका संघ की विधायिका होती है और प्रांत की विधायिका होती है, उन दोनों में कौन कौन से डिफरेंस है, कौन सी हम किसको हम संघ की विधायिका कहते हैं, किसको प्रांत की विधायिका कहते हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स आपको पता होंगे, क्लियर होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए अभी तो मैं अपने सारे टॉपिक्स को बता रही हूँ, मैं कभी क्वेश्चन भी लेके आऊँगी कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे कि यही टॉपिक्स हैं और मैं अपने तरीके से बनाऊँगी क्वेश्चन को और आपको मैं बताऊँगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैंने ये यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो यूपीएससी की तैयारी में मुझे ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, तो मैं आपको वही टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं अननेसेसरी चीज़ें हैं जो मैं छुपा रही हूँ, थोड़े से मैंने गलत तरीके से लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी उनको पढ़ें, इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी छुपी हुई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के मैं और वीडियोस लाती रहूँगी, देखती रहूँगी कि आगे आपको कौन कौन सी चीज़ें को ज़रूरी से पढ़ना है, वही आप चीज़ें पढ़ें जिससे आप यूपीएससी को क्लियर कर पाएँ, या फिर अन्य एग्ज़ाम जो है, जो भी एग्ज़ाम को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको पूरी तरीके से कर पाएँ। तो आई होप, थैंक यू सो मच। देखिए विविध में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या है कि संघ, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, पंचायती राज, नगर पालिका, लोक सेवाएं, निर्वाचन का आयोग, केंद्र राज्य संबंध, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, विविध में आते हैं। तो ये क्या है, अलग हैं। जैसे कि 3 टॉपिक्स थे ना, एक सरकार का गठन था, सरकार थी, और एक था विविध। 3 टॉपिक्स मैंने आपको पहले पढ़ाए थे ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि विविध में कौन से टॉपिक्स आते हैं, सरकार की जो संविधान में सरकार का गठन कैसे हुआ है, सरकार में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस तरीके से सरकार की जो भी कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायिका है, वो कार्य कैसे करते हैं, कैसे विधायिका के कितने पार्ट हैं, कैसे कार्यपालिका के कितने। नमस्कार दोस्तों, आगे की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं प्रस्तावना के बारे में आपको डिस्कस करूँगी। प्रस्तावना क्या होती है, कैसे प्रस्तावना को कैसे लेके आए हम उसमें, ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ। तो देखो प्रस्तावना के बारे में क्या क्या मैंने लिखा है। प्रस्तावना हमें सर ने जो भी पढ़ाया, प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, संविधान के उद्देश्य हैं और आदर्श हैं, आदर्शों, शासन की प्रणाली के स्वरूप हैं और संविधान के लागू होने की तिथि भी है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, प्रस्तावना में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो संविधान है वो लिखित है, और यहाँ पे देखो ब्रिटेन का क्या है, अलिखित संविधान है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। फिर संविधान सभा ने क्या किया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया, और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो इसको क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ही स्वीकार कर लिया गया। और यद्यपि उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसका नाम उद्देशिका रखा गया। तो हम प्रस्तावना को एक और नाम से जानते हैं, क्या है, उद्देशिका, क्योंकि वह उद्देश्य प्रस्ताव से निकला है, यानी कि इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उद्देशिका कहा गया है। ठीक है, इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दूं। पहले तो 2 क्वेश्चन तो मैंने अभी यहाँ लिखे हैं। इसमें क्या है कि प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन है, तो आप क्या बताएंगे, नेहरू जी की, क्योंकि उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, उसके बाद ही संविधान सभा ने उसको क्या किया, स्वीकार कर लिया था, जिस कारण अब नेहरू जी उसके क्या हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको प्रस्तावना की देन, मतलब ये वो इन्होंने ही प्रस्तावना को देन, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रस्तावना की देन, व्यक्ति की देन है, तो इन्हीं की व्यक्ति की देन है। ठीक है, प्रस्तावना की संकल्पना ली गई है, कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की संकल्पना, तो यूएसए से ली गई है। ठीक है, यूएसए से हमने क्या किया है, प्रस्तावना की संकल्पना को लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमने कौन कौन से देश से ली हुई है। तो अभी प्रस्तावना की जो संकल्पना है किससे ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो अब देखो यहाँ पे देखो इस वाले टॉपिक्स में से यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, कब रखा गया। ठीक है, कब रखा गया और किसने रखा। तो आप बता सकते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया और जवाहरलाल नेहरू ने इसको रखा। ठीक है, फिर संविधान सभा ने क्या किया, फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये आपको 2 टॉपिक्स पता होना चाहिए, ये वाला 22 जनवरी 1947। देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं,
ये अनश्योर है। और आपको फिर आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य का क्यों कहा जाता है, तो आपको एक टॉपिक लिखा हुआ होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसे उद्देश्य का कहा जाता है। तो ये भी 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो क्या है, संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप हैं, संविधान के लागू होने की तिथि है, इन चीज़ों को क्या है उल्लेख मिलता है। तो ऐसा कुछ डाल देंगे उसमें, और आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्रस्तावना के बाद हम देखिए प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना की विषय वस्तु में क्या है कि शासन की शक्ति का स्रोत, ठीक है, 3 भागों में हमने बांटा है। शासन की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। शासन की शक्ति का स्रोत क्या क्या चीज़ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये क्या है, शासन शक्ति के स्वरूप है। और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, एकता एवं अखंडता है एवं बद्धता है। तो ये क्या है, शासन शक्ति के उद्देश्य। अब देखो शासन शक्ति का यहाँ पे देखो और ब्रीफ में हमने लिखा है क्या कि शासन शक्ति का स्रोत क्या है। प्रस्तावना के अनुसार शासन शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है, ठीक है। ये क्या है, शासन शक्ति का स्रोत है। अतः प्रस्तावना में लोक प्रभुत्वता को मान्यता दी गई है। तो मेन क्या है, लोक प्रभुत्वता को हमने मान्यता दी गई है। तो अब देखो लोक प्रभुत्वता को आपको डिफाइन करके बताया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसमें क्या है कि रूसो हैं, रूसो क्या है, जनक हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लोक प्रभुत्वता के क्या है, ये जनक हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कहा, इन्होंने VOX पॉपुली WOX गॉड, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है कि वॉइस ऑफ पीपल। ये क्या है, पीपली मतलब पीपल्स ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। तो उन्होंने क्या कहा, रूसो ने कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। तो उन्होंने इंग्लिश में बोला था, हमने हिंदी में बताया कि वॉइस ऑफ पीपल्स ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। तो जनता की वाणी क्या है, ईश्वर की वाणी है। तो लोक प्रभुत्वता को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। और आगे मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, क्योंकि क्यों लोक प्रभुत्वता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्यों है लोक प्रभुत्वता, ठीक है। आगे हमने बोला था कि जो भी मान्यता दी गई है, ठीक है, लोक प्रभुत्वता को मान्यता दी गई है, देती है या फिर। तो यहाँ पे देखो क्यों लोक प्रभुत्वता, प्रस्तावना में लोक प्रभुत्वता शब्द प्रत्यक्षता नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तावना में क्या है, प्रत्यक्षता नहीं पाया जाता, ठीक है, वो थोड़ा सा, ठीक है, नहीं पाया जाता। फिर भी प्रस्तावना में लोक प्रभुत्वता का विचार मौजूद है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दावली से होती है, ठीक है। तो हम प्रस्तावना जब भी पढ़ते हैं तो किससे होता है स्टार्ट, हम भारत के लोग शब्दावली से होती है, और उसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अंत होता है, शब्दों के साथ होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि शासन की शक्ति का स्रोत जनता है और भारत का संविधान लोक प्रभुत्वता पर आधारित है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों से हमें क्या पता चल जाता है कि ये क्या है, यहाँ क्या है, लोक प्रभुत्वता सिद्ध होता है कि शासन शक्ति का स्रोत है, ठीक है। शासन की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। तो ये इन्हीं चीज़ों से पता चल जाता है, हम भारत के लोग और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लोक प्रभुत्व के बारे में बताया। अब लोक प्रभुत्व के बारे में केसी वेकर क्या कह रहे हैं अपने मतलब अपने विचारों में, कह रहे हैं कि उनके अनुसार क्या है कि भारत में संविधान में लोक प्रभुत्व क्या है, एक भ्रम है, ठीक है। अब भ्रम क्यों है ये हम थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन आ जाता है, मेंस वाले जो पेपर होता है उसमें आता है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुत्व केवल एक भ्रम है, टिप्पणी करें। क्यों भ्रम है, तो आप बताएंगे कि किसने कहा है कि लोक भ्रम है। तो क्या कहेंगे कि केसी बियर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा द्वारा किया गया उसका गठन, ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा क्या है, गठन द्वारा किया गया उसका गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो निर्वाचन के आधार पर किया गया था। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि उस समय केवल धनी और शिक्षित वर्गों को ही मताधिकार प्राप्त था और उन्होंने ही प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव किया था। संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत हुए थे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या क्या बता दिया, यहाँ पे देखो इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो भी सदस्यों को जो
चुनाव हुआ था तो वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जो था जनता के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया। तो वयस्क मताधिकार के अनुसार नहीं किया गया, बल्कि कैसे किया गया, जो भी लोग केवल धनी थे, जो भी शिक्षित थे, उन्हीं वर्गों को क्या था, मताधिकार का प्राप्त था। और जो मतलब अनपढ़ थे या फिर पढ़े लिखे नहीं थे, उनको क्या था, मताधिकार का अधिकारी प्राप्त नहीं था। उन्होंने ही प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव किया था। तो इन्होंने क्या किया कि इसका चुनाव किया और संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए हुए थे। इसी तरह से क्या हुआ, संविधान सभा के कुछ जो सदस्य थे वो मनोनीत हुए। इन्हीं तर्कों के आधार पर केसी व्हीयर ये प्रतिपादित करते हैं कि भारत की संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि नहीं थी और भारत के संविधान में लोक प्रभुत्व केवल एक भ्रम है। तो इसी कारण क्या कहते हैं वो कि ये क्या है, जनता की प्रतिनिधित्व नहीं थी, ये क्या है, भारत संविधान क्या है, लोक प्रभुत्व केवल एक भ्रम है। तो यहाँ पे इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन हमारा मत क्या है, हमारा मत क्या कह रहा है कि हम क्या कह रहे हैं कि केसी व्हीयर का मत पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है, और भारत का संविधान लोक प्रभुत्व पर आधारित है। क्यों आधारित है, अब देखो उन्होंने अपना कह दिया कि ये ऐसे ऐसे है, और हमारा मत क्या कह रहा है कि 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए, ठीक है, 1952 हुए। ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे, ठीक है। ये कैसे थे, वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। इस चुनाव में भारत की संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया। तो इस चुनाव में क्या किया था, भारत के अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है। 1952 में स्टार्ट हुए वयस्क मताधिकार के आधार पर। यहाँ पे क्या है, अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया और कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। तो कुछ जो थे, कुछ अपवादों को छोड़कर, ठीक है, और सबसे भारी मतों में जीत दर्ज की। यह जनता के बीच उसकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। तो ये जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है और इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान सभा के सदस्य भारत के लोगों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो सभा के सदस्य जो थे वे भारत के लोगों के प्रतिनिधि। देखो पहले क्या था, पहले ऐसे ही हो गया था चुनाव, लेकिन 1952 में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। इसमें क्या हुआ, वयस्क मताधिकार की बिहाफ पे हमने क्या किया था, चुनाव कराए थे। इससे क्या हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसमें क्या हुआ, और जो भी संविधान सभा में सदस्य थे उनको मतलब पद पर खड़ा किया, और क्या हुए, बहुमत, उनको बहुत भारी बहुमत से जीत दर्ज हुई। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो पहले हमने जो भी किया, लेकिन बाद में जब भी हमने उन्हीं पदों पर उनको बहुत भारी बहुमत प्राप्त हुए। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कि भारत क्या है, लोक प्रभुत्व, यानी कि भारत की संविधान सभा के सदस्य भारत के लोगों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। देखिए भारत के संविधान में लोक तत्व को अपनाया गया है, लोक प्रभुत्व के बिना संभव नहीं। अब देखो भारत के संविधान में क्या है, लोक तंत्र को अपनाया गया है, और ये क्यों संभव नहीं है, लोक प्रभुत्व के बिना ये संभव है ही नहीं। अतः व्हीकर का मत पूर्णतः गलत है। ये तथ्य और तर्क की गलत व्याख्या पर आधारित है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए इसका जो पहला टॉपिक है शासन शक्ति का स्रोत, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, शासन शक्ति का स्वरूप। अब इसके जो भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, देखो ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। तो हमारा जो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि हमारा जो भी देश, हमारा नहीं, हम जो भी देश ऐसे देश से है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। अगर हमें कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद नहीं है तो तुरंत कहे कोई भी देश वगैरह से कि हम ये नहीं करेंगे, या फिर हमें इससे हम सहमत नहीं है, या फिर ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वो अपना निर्णय स्वयं ले। ये नहीं कि पहले कोई ले रहा है उसके बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि हाँ वो देश सही कह रहा है। हमें अगर वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो हम निर्णय रोक के अपना मत रख सकें। तो ये क्या है, मेन ये है। तो हम ये क्या हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये मेन हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, आज की वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। चर्चा कीजिए। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों अप्रासंगिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अप्रासंगिक बताने के कारण। ये हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को सेम ही लिखना है। कैसे हम बताएंगे कि कैसे अप्रासंगिक है, ठीक है ना, ये क्यों
यहाँ पे जो है ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। क्यों हो गया है, कैसे, किस तरीके से हम इसको क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें किस चीज़ में, जो भी हमारा मेन टॉपिक होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है मेन, यहाँ पे क्या दिख रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे क्या है आप देखो ये हाईलाइट है मेन है, तो आपको इसके बारे में कुछ लिखना है। जब भी आपका जो क्वेश्चन होगा स्टार्ट, तो आपकी जो स्टार्टिंग में जो रहता है प्रस्तावना, उसमें क्या लिखेंगे, पहले इसके बारे में लिखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद कि क्यों प्रासंगिक है, अब इसके कारण बताओ कि क्या है, कैसे मुद्दे हैं, किस कारण ये है, फिर हम लास्ट में क्या बताएंगे हमारा मत। देखो ये मैंने 3 टॉपिक लिखे, इसके माध्यम से हम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, पहले भूमंडलीकरण के दौर में विश्व के देशों के बीच संपर्क बढ़ रहा है। जैसे हमारा भूमंडलीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारे देशों के बीच संपर्क बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं। देखिए कुछ मुद्दे क्या हैं, वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं, और भारत सहित कोई भी देश इन वैश्विक मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। तो भारत सहित ऐसे बहुत सारे देश हैं जो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते, जैसे पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा और मानव अधिकारों का मुद्दा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई भी देश अपना निर्णय, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता, मतलब किसी के पीछे कहते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन स्वतंत्र तरीके से नहीं बोलते कि ये गलत है या फिर कुछ है। भूमंडलीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक WV जैसी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, और वे अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श कमजोर होता जा रहा है। भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है, क्योंकि आज भी यदि वैश्विक मुद्दे जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। जहां तक WTO, IMF, WV, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं और इनसे भारत की संपूर्णता के प्रभावित होने का प्रश्न है, तो ये कहा जा सकता है कि भारत ने स्वेच्छा से इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की है और स्वेच्छा से इनकी सदस्यता छोड़ भी सकता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर स्वेच्छा से निर्णय लेता है, ठीक है, निर्णय लेता है, और अतः वह इन संस्थाओं की सदस्यता संप्रभुता की विरोधी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताना है कि भारत ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्वतंत्र तरीके से निर्णय ले सकता है, परंतु ठीक है ले सकता है, और जो भी हम जिसके सदस्य हैं उसको अगर हमारे देश के हित में नहीं है तो क्या कर सकता है, उन संस्थाओं से क्या कर सकता है, वो सदस्यता को छोड़ भी सकता है। अगर हमारे देश के हित में नहीं है तो वो सदस्यता छोड़ भी सकता है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जिसमें वो अपना निर्णय ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अतः इन संस्थाओं की सदस्यता प्रभुत्व संप्रभुत्ता की विरोधी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये विरोधी नहीं। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने वर्ड्स के माध्यम से लोगों को बताना है कि कैसे क्या करना होगा कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ WHO, IMF, WV, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं, इनसे भारत की अगर संपूर्णता के प्रभावित होने के का प्रश्न है, तो क्या कहा जा सकता है कि भारत स्वेच्छा से इन संस्थाओं को की सदस्यता ग्रहण की है, तो वो स्वेच्छा से सदस्यता को छोड़ भी सकता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें उसकी संप्रभुता, भारत की जो संप्रभुता है उसको प्रभावित करती है, इनकी जो संस्थाएं हैं, तो क्या कर सकता है, वो उसको छोड़ भी सकते हैं, इसकी सदस्यता को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो वे क्या है कि आज क्या है, भारत क्या है, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। तो हम इसको क्यों अपने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि अगर देश में कुछ भी होता है या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने निर्णय रखता है, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय रखता है, इसलिए हम क्या कहते हैं अपने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।